आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्षिता और आज हम सब पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। ये कहानी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। चलिए तब शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं उमा, जो कि एक लड़की, रामस्वरूप, उमा के पिता, और प्रेमा उनकी माँ। शंकर एक लड़का है और उसके पिता हैं गोपाल प्रसाद जी, और रतन उमा के घर का नौकर है। चलिए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू यानी कि वो अधेड़ व्यक्ति, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूँ साहब? बाबू ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाते हुए हंसता है। बाबू साहब कहते हैं, हंसता क्यों है? अभी हमने भी जवानी में कई कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर। यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी, जो कल धोबी के यहाँ से आए हैं ना, वही वह। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोबी की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए धोती की ज़रूरत पड़ गई। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मेरा दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आती। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा लो तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि जाकर अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप कहता है, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बात काट कर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र भी मत करना, मगर तुम तो अभी से ही शुरू हो गई। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं कुछ न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो।
करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे दिखने में कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ा तो ज़रा उधर से, चद्दर बिछाते हुए। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है ही, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नौक रख रो के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद से भी ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में आते जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बतायो तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तब तक रतन आता है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे भी आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहाँ क्या खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख के देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किताबों किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप कहते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। मकान ढूंढने में आप को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ जो दे दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की तो शादी करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब करते हुए, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड्स में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां होनी हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। रामप्रसाद, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में 1.5 सी बलई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी। गोपाल प्रसाद,
जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए के मुकाबला ही नहीं कर सकता। रामस्वरूप जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की बात याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी हाँ हाँ करता है। गोपाल प्रसाद अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ कर रहे हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का है जी, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखा कर इधर उधर देखता है। गोपाल क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल कहते हैं झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आ जाते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो वही यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंगार कर कहता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए हाँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप वह क्या? गोपाल खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चूँ भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोग के ज़माने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए लीजिए। गोपाल प्रसाद कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब करते हुए आप क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप कहता है जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म भी ही समझिए। रामस्वरूप हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायजा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया बस खुद ब खुद मिल जाएगा समझिए। गोपाल स्वरूप यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप क्या? गोपाल प्रसाद यही पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगे, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, और तो मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप
चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहते हैं, आप? गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता तो ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम प्रसाद, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आगे खड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की री वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? रामस्वरूप, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे गाजे के साथ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम प्रसाद, थोड़ा और बैठो, बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेटिंग भी? उमा चुप। राम प्रसाद, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामप्रसाद चौंक कर खड़े जाते हैं। उमा, उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। गोपाल प्रसाद, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, छड़ी ढूंढकर आगे बढ़ते हैं। बीए पास, उफ़ो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए।
उमा: जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा: उमा, उमा रो रही है? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है: बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है।